हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोस को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आपका पाई चार्ट से है। पाई चार्ट का जो डाटा होता है वह या तो डिग्री के फॉर्म में मिलेगा या फिर प्रतिशत के रूप में। अगर डिग्री के फॉर्म में मिलेगा तो कुल मिला के 360 डिग्री होगा, और अगर प्रतिशत के फॉर्म में मिलेगा तो कुल मिला के 100% होगा। डिग्री के रूप में 360 डिग्री का मतलब टोटल होता है, और प्रतिशत के फॉर्म में रहने पर 100% का मतलब टोटल होता है। अब आइए देखते हैं इसको। बोला है दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या को दर्शाता है। एक कस्बे की, एक गांव की पूरी जनसंख्या को इस पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे देख लीजिए, मेल का संख्या कितना है 70 डिग्री। अगर टोटल जनसंख्या 360 डिग्री है तो उसमें से 70 डिग्री मेल होगा, 70 डिग्री बॉयज होगा, 130 डिग्री गर्ल्स होगा, 30 डिग्री एनिमल्स होगा, और फीमेल का संख्या 60 डिग्री होगा। कब? जब कुल जनसंख्या जो है वो आपका 360 डिग्री होगा। अब देखिए क्या बोला है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000, कस्बे की कुल जनसंख्या कितना दिया है 7,20,000। अच्छा, कस्बे की कुल जनसंख्या को डिग्री के रूप में अगर हम दर्शाएंगे तो कितना होगा, तो कुल जनसंख्या आपका 360 डिग्री होगा डिग्री के फॉर्म में, जबकि रियल में 7,20,000। इसका सीधा सा मतलब है कि यह जो 7,20,000 है ना, यह आपका कितने डिग्री का वैल्यू है, यह आपका 360 डिग्री का वैल्यू है। तो अगर आप इसमें 360 से भाग करिएगा तो इससे आपका 1 डिग्री का मान निकलेगा। डिग्री के फॉर्म में इस कस्बे की कुल जनसंख्या कितना होगा 360 डिग्री, पूरा मिला के न जनसंख्या होगा। तो कुल जनसंख्या 360 डिग्री, जबकि रियल में 7,20,000, यानी 360 डिग्री का वैल्यू 7,20,000, तो 1 डिग्री का वैल्यू 7,20,000 बट्टा 360, 1 डिग्री का मान निकल गया। अब हमें देखिए क्या बताना है, कस्बे में पशुओं की संख्या, पशुओं की यानी कि एनिमल्स का संख्या कितना है 30 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री का मान निकालना है। 1 डिग्री का मान पता है, इसी में 30 से गुना करेंगे तो 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। 1 डिग्री का मान पता है, अगर पुरुषों का संख्या पूछता तो हम 70 डिग्री का मान निकाल लेते। 70 डिग्री का मान निकालने के लिए हम कितना से गुना करेंगे 70 से। 1 डिग्री का मान है, जितने डिग्री का मान निकालना होगा उतना से हम लोग गुना कर लेंगे। अब आप इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से तो 0 कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे तो 12 या 36 हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 छक्के 72, इसके ऊपर 4 जीरो है तो 4 जीरो आपका रहेगा, यानी 60,000 संख्या किसका हो जाएगा, 60,000 संख्या आपका इस गांव में पशुओं का हो जाएगा। हमेशा आपको देख लीजिए क्या करना है, जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखना है, और यह जितने डिग्री का मान होगा उससे हमें कर लेना है भाग। तो 7,20,000 360 डिग्री का मान है, 360 से भाग करेंगे तो 1 डिग्री का मान निकलेगा। हमें बताना है 30 डिग्री का मान, क्योंकि जानवरों का संख्या बताना है, एनिमल्स का संख्या बताना है, इसलिए हम लोगों ने गुना किया इसमें कितना से 30 से। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन में पाई चार्ट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरह से, जैसे कोई भी एक डाटा को बोला जाएगा कि लड़कियों का संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, यानी डिग्री में वैल्यू दे रखा है और प्रतिशत में मान आपसे पूछा जाएगा। हमसे अगर यह पूछे कि लड़कियों का संख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत, तो कितना डिग्री है यह तो पता है, लेकिन कितना प्रतिशत है यह नहीं पता है। तो डिग्री को यहाँ पे प्रतिशत में बस बदल देना है। डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5/18 से गुना। जैसे ही आप इसमें 5/18 से गुना करिएगा, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस डाटा को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर मान प्रतिशत के फॉर्म में है तो इसके उल्टे से, यानी 18/5 से गुना कर लीजिएगा तो मान आपका डिग्री के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रतिशत से डिग्री में जाने के लिए 18/5 से गुना, और डिग्री से प्रतिशत में जाने के लिए 5/18 से गुना, इसका भी उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है। यहाँ पे दिया गया है 542 प्लस 321 के होल स्क्वायर में से 542 माइनस 321 के होल स्क्वायर को घटाएंगे और बट्टा में इतना से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। तो गौर से देखिएगा, ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है वह कोई ना कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला पे होता है। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए तो 542 और 321 के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं a और इसके लिए b। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाना है। तो जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाइएगा, यहाँ पे देख लीजिए
अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाते हैं, कितना घटाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे क्या बचेगा आपका, इससे बचेगा 4ab। यह तो आपका सिंपल सा अलजेब्रिक फॉर्मूला है। और अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ लेते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। इन फॉर्मूला पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाना है, तो क्या वैल्यू बचेगा 4ab। तो ऊपर में हो जाएगा 4 इंटू ए के जगह 542 और b के जगह कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, b के जगह वैल्यू हो जाएगा 321। यही तो बचेगा ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे, ऊपर में इतना वैल्यू बचेगा और नीचे में पहले से आपका 542 गुना कितना दे रखा है, 321 दे रखा है। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे जो कटने वाला है उसको आप काट लीजिए, इससे यह वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इससे यह वाला आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 4। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देना था और पता चल रहा था। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाएंगे 4ab, नीचे में भी ab से ab कैंसिल, क्या बचेगा आपका 4। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय नहीं है, यानी बताना है परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या कौन नहीं होगा, जिसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकले। तो देख लीजिए, जो रूट के बाहर नहीं आएगा वह परिमेय नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कितना है, 900 दे रखा है, 900 दे रखा है, तो 900 का तो वर्गमूल आ जाएगा 30। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। अब इस दोनों को चेक करते हैं, क्या हम लोग इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। रूट 125 है, घनमूल इसका 5 होगा, लेकिन वर्गमूल इसका रूट के भीतर रह जाएगा। इसको हम लोग अभी चेक करने नहीं जा रहे। इससे ही क्लियर हो गया कि यह वाला जो वैल्यू है वह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल आपका नहीं निकल पा रहा है। तो परिमेय संख्या कौन नहीं होगा, जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट के भीतर आने वाली जो संख्या होगी वह आपका परिमेय नहीं होगा, जैसे रूट 5, रूट 7, रूट 11 परिमेय नहीं होगा, लेकिन रूट 16 परिमेय होगा, रूट 36 परिमेय होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाए, जो रूट के बाहर आ जाएगा वह परिमेय होगा, जो रूट के अंदर रह जाए वह अपरिमेय होगा, या रूट के अंदर रह जाएगा, इस वजह से यह आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट करते हुए देखा गया है। देखिएगा क्या है, यहाँ पे a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c दे रखा है। तो हम लोगों से इसका मान पूछा है। अब गौर से इस दोनों को देखिएगा कि दोनों के डाटा में क्या अंतर है। साइन कॉस यहाँ भी है, साइन कॉस यहाँ भी है, चिन्ह बदला हुआ है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। इसके अलावा गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ जो साइन का कॉफिशिएंट है, मतलब साइन के गुना में है, यहाँ कॉस के गुना में होगा, और यहाँ जो कॉस के गुना में है यहाँ पे साइन के गुना में। जैसे साइन के गुना में यहाँ a है, यहाँ पे क्या है, b है। यहाँ देखिए कॉस के गुना में a है, यहाँ पे कॉस के गुना में क्या है, b है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बीच का चिन्ह बदला मिलेगा, साथ में कॉफिशिएंट चेंज मिलेगा। तो अगर माइनस वाला दे प्लस वाला का मान पूछे या प्लस वाला दे माइनस वाला का मान पूछे, तो देखिए तरीका क्या है, केवल इसके कॉफिशिएंट का हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहला कॉफिशिएंट क्या है, a, तो हम करेंगे a स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या है b, तो प्लस b स्क्वायर, और घटा लेंगे जो बराबर में होगा, बराबर में क्या है c स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अंडर रूट कर रहे हैं तो आप प्लस माइनस चिन्ह दे दीजिएगा, यानी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी रहे a साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा, इस फॉर्म में भी a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दे, ठीक है, यहाँ पे कोई और वैल्यू दे दे, सपोज करें कि यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे 4 दे दे, और बराबर में वैल्यू आपका कुछ और दे दे, सपोज करिए कि 6 दे दे, ठीक है। और हम लोगों से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस दोनों को गौर से देखिएगा। ऊपर में क्या है प्लस, नीचे में क्या है माइनस, हमेशा चेंज रहेगा। अगर प्लस वाला दिया तो माइनस वाला का मान पूछेगा, और अगर माइनस वाला देगा तो प्लस वाला का मान पूछेगा। दूसरा कॉफिशिएंट भी चेंज है, यहाँ देखिए कॉफिशिएंट साइन के गुना में क्या है 3, यहाँ साइन के गुना में 4, यहाँ कॉस के गुना में 4, यहाँ पे साइन के गुना में 3। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो पहला कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर
प्लस दूसरा कॉफिशिएंट 4 है 4 का स्क्वायर और माइनस करेंगे जो बराबर में वैल्यू दिया है 6 का स्क्वायर, रूट अंडर कर लीजिए, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला देकर के माइनस वाला पूछे या माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछे, दोनों ही केस में यही आपका आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का आपका विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23, जिसको 16, 19 और 23 में से घटाने पर वितत समानुपात हो जाए, यानी कंटिन्यूड रेशियो, इसको वित्तानुपाती भी बोलते हैं। अच्छा, वित्तानुपाती क्या होता है समझिएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि ए बी सी वित्तानुपाती है, इसका मतलब है कि ए का जो संबंध बी के साथ है, अगर बी का वही संबंध सी के साथ हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तानुपाती बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए का जो रिलेशन बी के साथ है, अगर बी का वही रिलेशन सी के साथ हो जाए तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वित्तानुपाती। ए बी सी तीन राशि वित्तानुपाती तब होगा जब ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का वही संबंध सी के साथ होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है, तीन संख्या दिया है 16, इसके अलावा 19 और तीसरा संख्या है 23। यह तीनों वित्तानुपाती हमें बनाना है। इस तीनों को हमें क्या बनाना है, वित्तानुपाती बनाना है। वितत समानुपात कंटिन्यूड रेशियो का मतलब होता है वित्तानुपाती। तो बनाइए 16, 19, तो 16/19 एक अनुपात हो गया। अब इसको बराबर कर देना है किसके, 19/23 यानी 19/23। देख लीजिए यहाँ पे, यह ए यह बी यह सी, A/B बराबर B/C कर देंगे तो यह वित्तानुपाती हो जाएगा। अब 16/19 को 19/23 के बराबर करने के लिए बोला है कि प्रत्येक संख्या में से वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए जिससे इन सब में से घटाने पर, यानी अब हमें यह सोचना है कि अब इन चारों में से क्या घटाए कि यह आपस में बराबर हो जाए। चारों में से क्या घटाए कि यह आपस में बराबर हो जाए, बराबर होगा तभी तो वित्तानुपाती होगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 16, 19 और 23 है, तो यह वित्तानुपाती कब होगा, जब 16/19 जो है वह बराबर हो जाए किसके, 19/23 के। तो 16/19 को 19/23 के बराबर करने के लिए प्रत्येक में से क्या घटाना है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो बारी बारी से हम घटा के देखते हैं विकल्प से। पहले 9 घटा के देखिए, 9 घटाइएगा, 16 में से 9 घटाइएगा 7, 19 में से 9 घटाइएगा कितना होगा 10, इधर 7/10 हो गया। 19 में से 9 घटाइएगा 10 और 23 में से 9 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका 14। अगर काटिएगा तो 5/7 होगा और यह 7/10 हो जाएगा, यानी कि 9 घटाने पर यह वित्तानुपाती नहीं होगा। 1 घटाइएगा तो यह 15/18 हो जाएगा और इधर से भी 1 घटाइएगा तो यह 18/22 हो जाएगा ना। इसको भी काटिए, 3 से 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 5/6 हो गया, 9/11 हो गया। यह भी आपस में बराबर नहीं हुआ, इससे भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। 7 घटा के देख लीजिए प्रत्येक में से, 16 में से 7 घटाइए कितना होगा 9/19 में से 7 घटाइए कितना हो जाएगा 12। इधर 19 में से 7 घटाइए क्या होगा 12 और 23 में से 7 घटाइए 16। काटिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16। इधर भी 3/4, इधर भी 3/4। बराबर कब हुआ, जब प्रत्येक में से हम लोग कितना घटाए 7। तो हमें यही बताना था कि प्रत्येक में से क्या घटाए कि वित्तानुपाती हो जाए, तो हम घटाएंगे विकल्प सी को, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विकल्पों के मदद से ही सोल्व करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, बोला है एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज का कोण बी जो है उसको समकोण बनाते हैं। यहाँ पे हम समकोण कर दिए। अब इसको हम ए मान लेते हैं, यह बी तो दिया है और यह सी। यहाँ पे समकोण यानी कि यह 90 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़िए, समकोण त्रिभुज हो गया। अब ए बी का वैल्यू 12, ठीक है, ए बी आपका 12 हो गया। बी सी का वैल्यू कितना है 5, तो लंब 12 आधार 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। 5, 12, 13 का वैसे भी ट्रिपलेट है, या फिर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर करिएगा तो कर्ण आपका निकल जाएगा। तो 5, 12 दिया है, तीसरा साइड आपका 13 ही होगा। अब आगे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है समझिएगा। हमें 2 चीज़ बताना है। पहला हमें बताना है साइन ए इंटू कॉस ए का मान। अच्छा, साइन ए, अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस एंगल के बारे में हम बात करें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला लंब होगा। यह तो कर्ण आपका फिक्स है,
कर्ण तो आपका यही होगा, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला लंब होगा, यह कर्ण होगा, यह आधार होगा। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। कहने का मतलब है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। तो हमें बताना है साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो लंब कौन होगा, 5, और कर्ण कौन होगा, 13। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 5/13। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब कौन होगा 5 और कर्ण कौन होगा 13 इंटू कॉस ए। कॉस ए यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यह लंब होगा, आधार यह होगा, और कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण यानी कि 12/13। तो इसका वैल्यू 12 पंचे 60, 60/169 हो गया। 60/169 किसका वैल्यू आया, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी पहला डाटा का मान आपका आ गया 60/169। आगे बढ़िए अगले में, आगे देखिए अब क्या बोला है, साइन सी इंटू कॉस सी। अच्छा साइन सी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अब लंब कौन हो जाएगा, 12। तो लंब 12 कर्ण 13, तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा 12/13। ठीक है, साइन सी का वैल्यू क्या होगा, 12/13। कॉस सी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार 5 कर्ण 13 इंटू 5/13, 12/13 इंटू 5/13, 60 बट्टा कितना हो जाएगा, यह भी 169। 12 पंचे 60, 13 गुणे 13 169। तो इसका भी वैल्यू 60/169, इसका भी वैल्यू 60/169। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। बस ध्यान से एक चीज इस क्वेश्चन में आपको समझना था कि अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो यह हमारा लंब होगा, यह तो कर्ण फिक्स है तो यह आधार हो जाएगा। और अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला यानी यह लंब हो जाएगा, यह तो कर्ण फिक्स है, यह आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए यहां पे बोला है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 3240 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, एक पॉलीगन है ना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, इस सबों को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। और बहुभुज चाहे कोई भी हो उसके सभी अंतःकोणों का योग निकालना होगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला का उपयोग करके किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का माप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई चतुर्भुज है, इसके सभी अंतःकोण यानी चारों अंतःकोण का माप निकालना है, तो इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, है ना। n के जगह इसके भुजाओं का संख्या, तो n के जगह 4, 4 - 2 कितना होगा, 2, 2 गुणे 180 यानी कि 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो कहने का यह मतलब है कि पॉलीगन चाहे कोई भी हो उसके सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n के जगह क्या लेना है, n के जगह नंबर ऑफ साइड्स लेना है यानी भुजाओं की संख्या। तो यहां जो पॉलीगन है उसके सभी अंतःकोणों का माप कितना दे रखा है, 3240। होता कितना है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जबकि यहां दे रखा है 3240। भुजाओं की संख्या पूछा है, हम n मान लिए तो सभी अंतःकोणों का योग इतना होगा, जबकि दे रखा है 3240। कंपेयर करिए, सोल्व करिए। देखिए डिग्री से तो पहले डिग्री कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 गुणे 18 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है। इधर n-2 का वैल्यू 18, तो n का वैल्यू क्या होगा, -2 इधर आके 18 में जुटेगा यानी 20। तो n का वैल्यू 20 यानी भुजाओं का जो संख्या होगा वह आपका कितना हो जाएगा, वह आपका 20 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। देखिए बोला क्या है, x वस्तुओं का क्रयमूल y वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर। x वस्तुओं का क्रयमूल y वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर, यानी यहाँ पे क्रयमूल विक्रयमूल वस्तु के रूप में दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्रयमूल और विक्रयमूल किस फॉर्म में दिया है, वस्तु के रूप में दिया है। अब बोला है कि 25% का लाभ होता है, तो x अनुपात y का मान बताइए। 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, इसका मतलब देख लीजिए 25% का मान निकाल लीजिए। 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो 1/4 का लाभ, अच्छा 25% लाभ मतलब 1/4 लाभ, क्योंकि 25% का मान ही 1/4 है। 1/4 लाभ कहने का मतलब कि 4 रुपये अगर वस्तु का क्रयमूल है तो 1 रुपये का लाभ होगा। तो 4 रुपये वस्तु के क्रयमूल रहने पर 1 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब वस्तु का विक्रयमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 रुपये के वस्तु पर 1 रुपये का लाभ कब होगा, जब 5 रुपये में वस्तु को बेचेंगे। और नीचे वाला तो वस्तु के क्रयमूल को ही दर्शाता है, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा 4 और विक्रयमूल कितना हो जाएगा 5। देख लीजिए वस्तु का विक्रयमूल 5, क्रयमूल कितना 4। फिर से देख लीजिए 25% लाभ, तो 25% का मान 1/4। 1/4 लाभ का मतलब
कि 1 रुपया का लाभ 4 रुपए के वस्तु पर, तो 4 रुपए का वस्तु यानी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए, 1 का लाभ यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है ना। 4 रुपए का वस्तु 5 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, x अनुपात y का मान निकालना है। क्या बताना है, x अनुपात y का मान बताना है। एक चीज ध्यान से समझिएगा कि वस्तु के रूप में रहने पर उल्टा हो जाता है, यानी जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है। अगर रुपए के फॉर्म में रहे, जैसे क्रय मूल्य 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, विक्रय मूल्य 20, 30, 50, मतलब रुपए के फॉर्म में देगा, तो जो क्रय मूल्य देगा वो क्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य देगा विक्रय मूल्य होगा। लेकिन वस्तु के रूप में रहने पर क्या होता है कि जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है, और जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य हो जाता है वस्तु के केस में रखने पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें x अनुपात y का मान निकालना है, तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, यानी x जो है एक क्रय मूल्य बोला है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसको विक्रय मूल्य के वाला वैल्यू रख दीजिएगा, और x के जगह 5 रखे हैं तो बाकी जो वैल्यू बच गया है उसको कहाँ रखिएगा, y के जगह। तो x अनुपात y का मान यही 5:4 हो जाएगा। फिर से देखिए, उल्टा कर देना है, x वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब है कि x क्या होगा, x आपका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य का जो वैल्यू है उसको x के स्थान पर रख दीजिए, क्रय मूल्य का जो वैल्यू है उसको y के स्थान पर रख दीजिए। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 5:4। सावधानी से 4:5 भी ऑप्शन में है, हमें क्या चुनना है, 5:4। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात कब होता, जब रुपए के रूप में देता, लेकिन वस्तु के रूप में दिया है तो उल्टा कर दिए। आगे चलिए, अगला देखिए, बोला है PQ एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, यह हमारा एक सर्कल हो गया। अब इसमें एक केंद्र बना लिए, ठीक है। PQ व्यास है, PQ व्यास है, तो PQ वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। और व्यास उसको बोलेंगे जो केंद्र से होकर गुजरेगा। आगे देखिए, कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है। चलिए यहाँ पे कोई बिंदु R है जो कि वृत्त पे स्थित है, चलिए मिला देते हैं, इसको देख लेते हैं, एक ट्रायंगल हमारा बन गया। आगे देखिए, बोला है एंगल RPO, RPO का वैल्यू 39, RPO यहाँ पे O है, RPO इस एंगल का मान कितना है, 39 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल RQP यानी इस वाले एंगल का माप पूछा है हम लोगों से, इस वाले एंगल का माप पूछा है, इसको हम लोग x मान लिए। इस एंगल का मान दिया है, इस एंगल का मान पूछा है, क्लियर। चलिए यही आपका क्वेश्चन है, हमें x का इस क्वेश्चन में मान बताना है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी भी वृत्त में व्यास के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, व्यास के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है वह आपका 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, एकमात्र थ्योरी हम लोग देखे, इससे क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण यानी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यह कोण है, यह कोण 39 डिग्री है, तीसरे कोण का माप निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है कि 39 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और साथ में x डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो इन तीनों को मिला के 180। अब 39 और 90 कितना हो जाएगा, 129। तो x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री, यही तो होगा। 180 में से 129 माइनस करिएगा, 51 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि अनन्या और बबीता के पास उसके मित्र कविता के तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। अच्छा, कविता का धनराशि भी नहीं दिया है, चलिए न तो अनन्या का धनराशि दिया है, न ही बबीता का धनराशि दिया है, और न ही कविता का धनराशि दिया है, लेकिन सबका दोनों का तुलना किसके साथ किया है, कविता के साथ। तो हम मान लेते हैं कि कविता के पास 100 रुपये है, मान लिए कि कविता के पास कितने रुपए है, 100 रुपये है। अब आगे अनन्या और बबीता के पास कविता के तुलना में 20% कम, अनन्या के पास 20% कम, तो कविता के पास 100 है, तो 100 से 20 कम यानी कितना होगा, इसके पास 80। और बबीता के पास 28% कम, तो 100 से 28 कम कितना हो जाएगा, 72। कविता का राशि हम लोग कितना मान लिए इस क्वेश्चन में, 100 रुपये मान लिए। अब कविता के राशि से 20% कम अनन्या के पास है और 28% कम बबीता के पास है, तो 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 80, और 100 से हम 28 कम करेंगे तो 72। तीनों का राशि पता चल गया। अब बताना है हमें इस क्वेश्चन में कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम राशि है। बबीता के पास अनन्या से कितना कम, तो बबीता के पास देखिए अनन्या से कम कितना है, 8 रुपये कम है। अच्छा, 8 रुपये कम किससे है, अनन्या से, ठीक है। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में। बबीता के पास अनन्या से कम कितना, 8 रुपये, कुल कितना से,
है ना, 80 से प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, सोल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया आपका 10%। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 10% हो जाएगा। अगर हमसे सीधे पूछता कि बबीता का राशि अनन्या का कितना प्रतिशत, तो हम सीधे 72/80 × 100 निकाल लेते, ठीक है। अगर यह पूछता कि अनन्या के पास बबीता से कितना ज्यादा, तो 8 ज्यादा है 72 से, गुना करेंगे 100 से, 8/72 × 100, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।